ये कहानी है बॉब स्वेगर नाम के एक ऐसे खतरनाक स्नाइपर की जो 3 किलोमीटर दूर से ही चलती ट्रेन में बैठे टारगेट को एक ही गोली में खत्म कर सकता है। वो जो भी टारगेट लॉक करता है उसे मारे बिना नहीं रुकता। लेकिन उसकी इसी खतरनाक काबिलियत की वजह से कुछ लोग उसे एक ऐसी साजिश में फंसा देते हैं जिसके बाद देश का सबसे वफादार सैनिक रातों रात दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत अफ्रीका की बेहद खतरनाक पहाड़ियों से होती है, जहाँ बॉब अपने साथी डॉनी के साथ एक सीक्रेट मिशन पर तैनात था। दरअसल दोनों पिछले 2 दिनों से अमेरिकी काफिले को कवर देने के लिए वहीं छिपे बैठे थे। कुछ ही पलों में काफिला वहां से गुजरने वाला था। जैसे ही अमेरिकी सेना की गाड़ियां उनकी फायरिंग रेंज में पहुंची, उसी वक्त डॉनी की नजर एक ऐसी गाड़ी पर पड़ी जो भारी मशीन गन से लैस थी। वह समझ गया कि दुश्मन अब अमेरिकी काफिले पर हमला करने वाले हैं। इसलिए डॉनी ने तुरंत दूरी और हवा की दिशा का हिसाब लगाया। फिर उसने बॉब से कहा कि हवा लेवल 3 पर चल रही है, इसलिए निशाना थोड़ा बाईं तरफ रखना होगा। इतना सुनते ही बॉब ने बिना देर किए ट्रिगर दबा दिया। कुछ ही सेकंड में ड्राइवर और मशीन गनर दोनों मारे गए। इसी मौके का फायदा उठाकर सेना का काफिला सुरक्षित वहां से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब दोनों को लगा कि अब मिशन खत्म हो चुका है, तभी बॉब की नजर अचानक पीछे की तरफ गई, जहां बड़ी संख्या में हथियारों से लैस गाड़ियां तेजी से काफिले की तरफ बढ़ रही थीं। ये देखते ही बॉब ने तुरंत अपनी पोजीशन बदली और पहली ही गोली में मशीन गन चला रहे सैनिक को खत्म कर दिया। फिर अगली गोली से उसने गाड़ी के ड्राइवर को मार गिराया। बॉब की निशानेबाजी इतनी खतरनाक थी कि उसकी हर गोली सीधे सिर पर लग रही थी। यह देखकर दुश्मन सैनिक घबरा गए और अपनी गाड़ियों से उतरकर छिपने लगे। लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय सीधे जवाबी हमला शुरू कर दिया। उन्होंने भारी हथियारों से पूरी पहाड़ी पर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी। भले ही उन्हें स्नाइपर्स की सही लोकेशन पता नहीं थी, फिर भी लगातार गिरते गोले अब बॉब और डॉनी के बेहद करीब पहुंचने लगे थे। ये देखकर बॉब समझ गया कि अगर वे ज्यादा देर वहां रुके तो दोनों मारे जाएंगे। इसलिए उसने तुरंत कमांड सेंटर से मदद मांगी और एयर सपोर्ट भेजने को कहा। लेकिन मदद करने की बजाय कमांडर ने साफ ऑर्डर दिया कि रेडियो कनेक्शन काट दिया जाए और उन्हें वहीं उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। इसके बाद कमांडर ने तुरंत पूरी लोकेशन खाली करवा दी और मिशन से जुड़े हर सबूत को मिटा दिया। काफी देर तक कोई मदद न मिलने पर बॉब और डॉनी को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। तभी अचानक बॉब ने ऊपर आसमान की तरफ देखा, जहां दुश्मनों का हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। आते ही उसने पहाड़ी पर मौजूद उनकी पोजीशन पर भारी फायरिंग शुरू कर दी। बॉब कुछ कर पाता उससे पहले ही कई गोलियां सीधे डॉनी को जा लगी और वो वहीं मारा गया। अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को आंखों के सामने मरते देख बॉब का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत अपनी भारी बैरेट स्नाइपर उठाई और हेलीकॉप्टर पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन शुरुआत की कई गोलियां हेलीकॉप्टर के कमजोर हिस्से को छू भी नहीं पाई। उल्टा उसकी फायरिंग से दुश्मनों को बॉब की लोकेशन पता चल गई और हेलीकॉप्टर सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी बॉब ने खुद को शांत किया और हेलीकॉप्टर के सबसे कमजोर हिस्से पर निशाना साधा। अचानक हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो गया और उसमें से घना धुआं निकलने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर बॉब किसी तरह वहां से जिंदा भाग निकला। कुछ दिनों बाद वही कमांडर जिसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, एक अनजान स्नाइपर की गोली का शिकार हो गया। लेकिन अपने ही देश से मिले इस धोखे के बाद बॉब पूरी तरह टूट चुका था। इसलिए वो सेना छोड़कर अपने डॉग सैम के साथ पहाड़ों के बीच रहने चला गया। हालांकि बॉब भले ही खून खराबे से काफी दूर निकल आया था, लेकिन किस्मत अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। करीब 3 साल बाद एक अमेरिकी सेना का कर्नल उससे मिलने पहुंचा। वह अपने साथ देश का सबसे बड़ा सम्मान माने जाने वाला कांग्रेस मेडल लेकर आया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसके पास एक ऐसा मिशन था जिसे बॉब आसानी से ठुकरा नहीं सकता था। दरअसल खुफिया जानकारी से पता चला था कि कोई खतरनाक स्नाइपर 3 किलोमीटर दूर से राष्ट्रपति की हत्या करने वाला है। उनका मकसद था कि बॉब अपने एक्सपीरियंस से यह पता लगाए कि हत्यारा किस जगह से हमला कर सकता है। लेकिन डॉनी की मौत के बाद बॉब का सिस्टम से विश्वास उठ चुका था और अब वह दोबारा वही गलती दोहराना नहीं चाहता था। पर ऑफिसर के पास इसका भी एक तोड़ था। उसने बॉब से कहा कि अगर राष्ट्रपति की हत्या हो गई तो पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए अगर कोई इस हमले को रोक सकता है तो वह सिर्फ बॉब है। ऑफिसर की ये बातें सुनकर बॉब के पास कोई रास्ता नहीं बचा और आखिरकार वह मान गया। सावधानी बरतने के लिए बॉब ने चुपचाप उनकी गाड़ी के इंजन नंबर की फोटो खींच ली। इसके बाद उसने अपनी स्नाइपर निकाली और सामने की पहाड़ी पर एक टिन का डिब्बा रखकर 3 किलोमीटर की दूरी से निशाना लगाया। अगले ही पल गोली सीधे डिब्बे को चीरती हुई निकल गई। इसी के साथ ये साबित हो गया कि इतनी दूरी से राष्ट्रपति की हत्या करना मुमकिन है। लेकिन 3 साल पहले मिले धोखे ने बॉब को बहुत सतर्क बना दिया था। इसलिए रवाना होने से पहले उसने अपनी स्नाइपर की फायरिंग पिन निकालकर छुपा ली, जो आगे जाकर उसके लिए सबसे बड़ा तुरुप का इक्का साबित होने वाली थी। अपने डॉग सैम को दोस्त के पास छोड़ने के बाद बॉब उस शहर के लिए निकल पड़ा जहाँ राष्ट्रपति का भाषण होने वाला था। वहाँ पहुंचकर उसने अपने एक्सपीरियंस से तीनों जगहों को बारीकी से परखा और उसने अंदाजा लगाया कि सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ
से स्नाइपर राष्ट्रपति को निशाना बना सकता है, क्योंकि बाल्टीमोर में हवा का फ्लो निशाने को भटका सकता था, जबकि वॉशिंगटन में ऊंची इमारतों की वजह से शूटिंग करना नामुमकिन था। इसलिए हत्यारे के नजरिए से देखा जाए तो फिलाडेल्फिया ही एकमात्र लोकेशन बची थी जो इस पूरे प्लान के लिए फिट थी। यहाँ कम से कम 6 ऐसे पॉइंट थे जहाँ से बिना किसी रुकावट के साफ शॉट लिया जा सकता था। अगर राष्ट्रपति सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो हाई पावर स्नाइपर उसे आसानी से खत्म कर सकता है। ब्लैक ऑफिसर ने उसके एनालिसिस की काफी तारीफ की और उसे निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन बॉब उन तारीफों में इतना डूब गया कि उसे ऑफिसर के बिछाए जाल का अंदाजा तक नहीं हुआ। जैसा उसने अनुमान लगाया था, वॉशिंगटन और बाल्टीमोर की स्पीच पूरी तरह नॉर्मल रही। अब सबकी नजर सिर्फ आखिरी लोकेशन यानी फिलाडेल्फिया पर थी। ब्लैक ऑफिसर ने बॉब की सलाह मानते हुए पहले ही सारी पोजीशनों पर अपनी टीम तैनात कर दी थी, लेकिन दूर छिपे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर बॉब को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी, क्योंकि स्टेज के चारों तरफ जानबूझकर रिबन लगाए गए थे ताकि हवा की दिशा को समझा जा सके। बॉब उन्हें हटवाने ही वाला था कि तभी ब्लैक ऑफिसर एक अनजान पुलिस वाले को अंदर बुला लाया। उसकी हरकतें देखकर बॉब को तुरंत कुछ शक हुआ, लेकिन उसी वक्त प्रेसिडेंट का काफिला मौके पर पहुंच चुका था, इसलिए बॉब ने फिलहाल चुप रहना ही बेहतर समझा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चर्च टावर पर उसी वक्त स्नाइपर अपनी राइफल सेट कर चुका था। जब हवा की स्पीड, नमी और राष्ट्रपति की पोजीशन तीनों बिल्कुल परफेक्ट स्नाइपिंग कंडीशन में पहुंच गए, तब बॉब को एहसास हुआ कि यही मौका है असली स्नाइपर की लोकेशन ट्रेस करने का। तभी अचानक स्नाइपर ने टारगेट पर फायर कर दिया। जैसे ही गोली चली, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बॉब को संभलने का मौका भी नहीं मिला और ब्लैक ऑफिसर के इशारे पर पुलिस वाले ने उस पर 2 गोलियां दाग दी और वह खिड़की से सीधे नीचे जा गिरा। एक ही पल में पूरा खेल बदल गया। कुछ ही समय पहले जो शख्स देश का हीरो था, अब वही राष्ट्रपति की हत्या का सबसे बड़ा आरोपी बन गया। जल्द ही सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर ने पूरे इलाके को घेर कर उसकी तलाश शुरू कर दी। दरअसल ये पूरा प्लान पहले से ही ब्लैक ऑफिसर ने रचा था। उसने तुरंत ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मौजूद सभी सबूत साफ करवा दिए और बॉब की M200 स्नाइपर राइफल को जानबूझकर वहीं छोड़ दिया ताकि सारा इल्जाम बॉब पर आ जाए। उधर बॉब किसी तरह भीड़ से निकलकर भागा ही था कि उसका सामना एक FBI एजेंट निक से हो गया। निक को देखकर उसने तुरंत खुद को सरेंडर करने का नाटक किया। जैसे ही निक ने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई, तभी बॉब ने बंदूक छीनकर उसे नीचे पटक दिया। इसके बाद वह खुद को बेगुनाह बताते हुए निक की गाड़ी की चाबी लेकर वहां से निकल गया, लेकिन उसकी हालत पहले ही काफी खराब थी, क्योंकि उसे गोली लग चुकी थी और ज्यादा देर तक भाग पाना मुश्किल था, क्योंकि हर तरफ पुलिस का जाल बिछा हुआ था और बच निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। लेकिन तभी उसे एक ऑटोमेटिक कार वॉशिंग स्टेशन दिखाई दिया। वह तुरंत गाड़ी को अंदर ले गया और दर्द में कराहते हुए इमरजेंसी फर्स्ट एड किट निकालकर अपने जख्म का इलाज करने लगा। कुछ ही देर बाद जब वह गाड़ी को फिर से बाहर निकाल रहा था, तभी अचानक पुलिस ने उसे दोबारा ट्रैक कर लिया। वह पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाकर भीड़ के बीच से भागने लगा। लगभग वह बच निकलने ही वाला था कि तभी अचानक एक ट्रक उसके सामने आ गया। अब चारों तरफ से रास्ते पूरी तरह पुलिस ने बंद कर दिए थे और बॉब के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए उसने पुलिस की बरसती गोलियों के बीच गाड़ी को सीधे नदी में उतार दिया। पुलिस ने काफी समय तक इलाके की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें लगा कि वो डूब गया है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वह पहले ही एक छोटी नाव के सहारे वहां से निकल चुका है। हालांकि फिलहाल वह बच गया था, लेकिन पानी में रहने की वजह से उसके घाव में इन्फेक्शन फैलने लगा था। इसलिए रात होते ही वह मेडिकल सामान लेने के लिए सुपरमार्केट पहुंचा, लेकिन तभी टीवी पर उसका वांटेड न्यूज चल रहा था। इसलिए उसने वहां की बिजली सप्लाई काट दी और अंधेरे का फायदा उठाकर जरूरी मेडिकल सामान खरीद लिए। इसके बाद वह पास के एक पब्लिक टॉयलेट में छिपकर अपना इलाज करने लगा। उसने नमक और चीनी मिलाकर एक घोल बनाया, फिर सुई को गर्म करके डिसइंफेक्ट किया और उससे एक टेम्पोररी एनर्जी ड्रिप तैयार कर लिया। इसके बाद उसने खुद के कपड़े बदले और 2 घंटे से ज्यादा का सफर तय करके आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां उसका पकड़ा जाना नामुमकिन था। यह जगह डॉनी की मंगेतर एमी का घर था। एमी ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह वही आदमी है जिसके पीछे पुलिस लगी है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने दरवाजा खोल दिया, पर वो उसे अंदर आने देने से हिचकिचा रही थी। बॉब ने शांत होकर कहा कि उसने राष्ट्रपति को नहीं मारा है। तभी एमी ने उसे बताया कि जिस गोली से हमला किया गया था वह असल में मिस होकर राष्ट्रपति के एक अधिकारी को जा लगी थी और राष्ट्रपति बच गए थे। लेकिन उसके मन में शक अभी भी बना हुआ था कि इस पूरे हमले के पीछे बॉब ही है। फिर बॉब ने एक एक करके उसे पूरी साजिश के बारे में बताया कि कैसे उसे जानबूझकर फंसाया गया था। धीरे धीरे एमी को एहसास होने लगा कि बॉब सच बोल रहा है, इसलिए उसने उसे अपने घर में आने दिया। घर के अंदर आते ही बॉब ने बिना देर किए दवाइयों की एक लिस्ट निकाली और एमी के हाथों में थमा दी। जल्द ही एमी ने लिस्ट के हिसाब से घाव भरने की सारी जरूरी दवाइयां खरीद लीं। उधर एजेंट निक को इस केस से जुड़े कुछ ऐसे सुराग मिल चुके थे जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि जो शूटर 3 किलोमीटर दूर से चलती ट्रेन के अंदर बैठे आदमी को मार सकता है, उसे केवल 2 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट कैसे मिस हो गया, और यह भी कि घटना के 12 मिनट
मिनट बाद ही फॉरेंसिक टीम को इतनी जल्दी स्नाइपर की पोजीशन कैसे पता लग गई। अब निक को पूरा यकीन हो चुका था कि इस पूरे केस में कुछ बड़ी गड़बड़ है। वो उस पुलिस अफसर से मिलकर सच जानना चाहता था जिसने मार्क को गोली मारी थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि वह अफसर पिछली रात ही मारा जा चुका है। यह सुनकर निक का शक और भी गहरा हो गया। इसके बाद वह उन सभी जगहों की जांच करने लगा जहां से राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया था। इसी दौरान उसे चर्च के टावर पर शक हुआ। ऊपर चढ़ते ही उसने फर्श पर बने 3 छोटे छेद देखे जो अमेरिकी स्नाइपर राइफल के पैटर्न से पूरी तरह मैच कर रहे थे। अब निक समझ चुका था कि हमला बॉब की राइफल से नहीं हुआ था। असल में असली गोली अमेरिकी स्नाइपर राइफल से चलाई गई थी। इसी दौरान एमी की देखभाल में बॉब की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी, लेकिन किसी और को नुकसान न पहुंचे इसलिए उसने वहां से निकलने का फैसला कर लिया। तभी न्यूज में निक की खबर देखकर उसके दिमाग में खुद को बेगुनाह साबित करने का एक नया तरीका आया। उसने एमी को एक इन्फॉर्मर की तरह बॉब के पास भेजा और साथ ही उसे वो फोटो भी दी जिसमें ब्लैक ऑफिसर की कार का इंजन नंबर साफ दिख रहा था। लेकिन असल में यह सब बॉब की तरफ से एक टेस्ट था। वो देखना चाहता था कि क्या निक भी ब्लैक ऑफिसर से मिला हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने फोटो अपनी जेब में रखी तभी उसका शक दूर हो गया। ठीक उसी पल एमी रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई। जैसे ही बॉब देखा कि एमी सुरक्षित गाड़ी में बैठ गई है, तभी अचानक FBI ने बॉब को रोक लिया और पूछताछ शुरू कर दी। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूँ? बॉब अच्छी तरह जानता था कि ID कार्ड स्कैन होते ही उसका राज खुल जाएगा, इसीलिए उसने मौका मिलते ही गर्म कॉफी एक ऑफिसर के चेहरे पर फेंक दी और दूसरे के साथ लड़ाई शुरू कर दी। तभी एक पुलिस डॉग ने उसके हाथ पर हमला कर दिया जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी उसने किसी तरह दोनों ऑफिसरों को बेहोश किया, उनका वॉकी टॉकी उठाया और वहां से भाग निकला। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब पहले से बॉब की प्लानिंग का हिस्सा था। अगर निक सही रास्ता चुनकर इंजन नंबर को इंटरनल सिस्टम में डालता तो ब्लैक ऑफिसर तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेता और ठीक वैसा ही हुआ। बॉब के पास मौजूद वॉकी टॉकी का IP एड्रेस और निक की लोकेशन एक ही जगह दिख रही थी। यह देखकर ब्लैक ऑफिसर को यकीन हो गया कि निक और बॉब साथ काम कर रहे हैं। असल में बॉब यही चाहता था ताकि असली दुश्मन खुद बाहर निकल आए और जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन निक को कुछ गुंडों ने बीच सड़क से किडनैप कर लिया। उन्होंने उसे बुरी तरह टॉर्चर किया। इसके बाद उसे एक खास सेटअप में बांधकर आत्महत्या जैसा सीन बनाने की कोशिश की गई। जैसे ही ट्रिगर दबने वाला था तभी अचानक बॉब की गोलियों ने सभी गुंडों को वहीं ढेर कर दिया। जान बचने के बाद भी निक लगातार बॉब को सरेंडर करने के लिए समझाता रहा। उसने कहा कि अगर बॉब सरेंडर कर दे तो वह अदालत में उसके लिए गवाही देने को तैयार है। लेकिन बॉब जानता था कि पूरा सिस्टम आपस में मिला हुआ है, इसीलिए उसे समझ आ गया था कि यह लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। उधर निक को भी एहसास हो गया था कि सच जानने के बाद उसकी जान भी खतरे में है, इसलिए उसने बॉब का साथ देने का फैसला कर लिया। असली हत्यारे तक पहुंचने के लिए वह एक रिटायर्ड गन एक्सपर्ट से मिलने निकल पड़ा। उस बुजुर्ग की जानकारी के मुताबिक 3 किलोमीटर की दूरी से सटीक निशाना लगाने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। बॉब के अलावा सिर्फ जैकल ही ऐसा शूटर था जो ऐसे बेहतरीन निशाने लगा सकता था। लेकिन अब उसने ऐसे मिशन लेने छोड़ दिए हैं जब उन्हें उस हत्यारे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तभी अचानक बूढ़े ने उस आखिरी स्नाइपर का नाम बताया जो इतने खतरनाक मिशन को अंजाम दे सकता था। जिस आदमी के बारे में बूढ़ा बता रहा था उसका नाम मिकाइलो था। ये नाम सुनते ही बॉब के दिमाग में सब कुछ जुड़ने लगा। उसे तुरंत वह लंगड़ा आदमी याद आया जो ब्लैक ऑफिसर के साथ उसके घर आया था। तभी अचानक उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई कि असली स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि वही लंगड़ा आदमी है। सच पता चलते ही निक ने एक पब्लिक फोन से FBI को कॉल किया और उस लंगड़े की लोकेशन हासिल कर ली। लोकेशन मिलते ही दोनों तुरंत अमेरिका के एक सुपरमार्केट पहुंचे और वहां से कुछ केमिकल्स खरीद लाए। बॉब ने अपनी जबरदस्त ट्रेनिंग से उन्हें घातक बमों में बदल दिया। पूरा प्लान तैयार होने के बाद दोनों लंगड़े के घर के पास पहुंच गए। निक बाहर निगरानी करने लगा जबकि बॉब अंदर घुस गया। उसने चुपचाप पूरे इलाके में विस्फोटक लगा दिए और गार्ड्स को एक एक करके खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ तभी लंगड़ा उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया। गुस्से में बॉब ने उससे पूछा कि वह राष्ट्रपति की हत्या क्यों करना चाहता था। तभी वह लंगड़ा आदमी बिल्कुल शांत होकर बोला कि असल में उसका निशाना राष्ट्रपति नहीं बल्कि वही अधिकारी था जो उस हमले में मारा गया था। उसने बताया कि करीब 3 साल पहले इथियोपिया के एक गांव में भारी मात्रा में निकले तेल को ब्लैक ऑफिसर गैरकानूनी तरीके से बेच रहा था। लेकिन जब गांव वालों ने इस सौदे का विरोध किया तब उसने गुस्से में आकर पूरे गांव के लगभग 400 निर्दोष लोगों को बेरहमी से मरवा दिया। उस वक्त बॉब जिन सैनिकों को कवर दे रहा था वे असल में उन्हीं गांव वालों का कत्ल करने वाले भाड़े के सैनिक थे और भाषण देने वाला वह अधिकारी सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वह इस खूनी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता था। ठीक उसी वक्त पूरे इलाके को भारी हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स ने घेर लिया। लंगड़ा समझ गया कि अब उसे भी बलि का बकरा बना दिया गया है, इसलिए उसने मरने से पहले बॉब को एक बात और बताई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड उनके पास है। इसके तुरंत बाद उसने खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया। अब बॉब भी वहां से निकलने की तैयारी करने लगा लेकिन तब तक दुश्मन अंदर घुस चुके थे। हालांकि बॉब ने फुर्ती दिखाते हुए 2 सैनिकों को तुरंत ढेर कर दिया। उधर बाहर मौजूद निक स्नाइपर कवर देने ही वाला था लेकिन दुश्मनों ने पहले ही पूरे रास्ते बंद कर दिए। ये देखकर बॉब ने बिना सोचे निक को बम उड़ाने को कह दिया।
इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर बॉब अपनी राइफल लेकर बाहर निकल पड़ा और सामने आने वाले दुश्मनों पर टूट पड़ा। लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उसने दोबारा निक को पेट्रोल बमों को उड़ाने के लिए कहा। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका आग के धुएं में झुलस गया और दुश्मन सैनिक जलते हुए इधर उधर भागने लगे। लेकिन तभी उन्होंने एक गन लोडेड हेलीकॉप्टर बुला लिया। बरसती गोलियों के चलते बॉब को कवर के पीछे छुपना पड़ा। तभी हेलीकॉप्टर का बॉब पर से ध्यान भटकाने के लिए निक खुले मैदान की ओर दौड़ने लगा। उधर बॉब ने मौका मिलते ही नीचे रखे तेल के टैंकर पर निशाना साधकर गोली चला दी। सिर्फ एक गोली से उसने पूरे हेलीकॉप्टर को हवा में ही उड़ा दिया। लेकिन वक्त कम होने की वजह से दोनों तुरंत वहां से भाग निकले। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद बॉब ने ब्लैक ऑफिसर को कॉल किया। उसने बताया कि उसके पास लंगड़े की रिकॉर्डिंग है। अगर वह नहीं चाहता कि दुनिया को उसकी काली करतूत के बारे में पता चले तो उसे एमी को सही सलामत वापस लाना होगा। ब्लैक ऑफिसर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह रिकॉर्डिंग के बदले लड़की को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। सेफ्टी के लिए बॉब ने मुलाकात की जगह बर्फीली पहाड़ियों को चुना। जैसे ही हेलीकॉप्टर वहां उतरा तभी बॉब भी सामने आ गया। लेकिन अगले ही पल एक छिपे हुए स्नाइपर ने उस पर फायरिंग कर दी। दरअसल दुश्मनों ने पहले से ही पूरी पहाड़ी पर स्नाइपर्स बिठा रखे थे। उधर चालाक ब्लैक ऑफिसर खुद को जीतता हुआ समझकर मुस्कुराने लगा। लेकिन तभी अचानक उसका स्नाइपर एक गोली लगते ही मारा गया। हालांकि चौंकाने वाली बात यह थी कि जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे वही बॉब दोबारा खड़ा हो गया। यह नजारा देखकर दोनों हैरान रह गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे गोली लगी थी वह असल में बॉब नहीं बल्कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने निक था। असल में निक को जानबूझकर चारे की तरह इस्तेमाल किया गया था ताकि बॉब दुश्मन स्नाइपर की लोकेशन पकड़ सके। एक और स्नाइपर को खत्म करने के बाद बॉब की नजर सामने वाली पहाड़ी पर बैठे दूसरे स्नाइपर पर पड़ी। जैसे ही उसने अपनी दूरबीन हल्की सी हिलाई उसी पल उसकी छिपी हुई जगह सामने आ गई। आखिरकार उसने कुछ ही सेकंड में सारे स्नाइपर्स खत्म कर दिए। अब सिर्फ एक आदमी बचा था जिसने एमी को बंधक बना रखा था। बॉब ने बेहद सावधानी से निशाना लगाया और अगले ही पल उसने उसे भी खत्म कर दिया। सभी दुश्मनों को मारने के बाद ही बॉब आखिरकार छिपने की जगह से बाहर आया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद उसने ब्लैक ऑफिसर पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वो फिर कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता। दूसरी तरफ एमी ने उन दिनों काफी टॉर्चर झेला था। इसी गुस्से में उसने बंदूक उठा ली और गुंडे पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में FBI के हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गए। तभी अचानक बॉब ने उस रिकॉर्डिंग में आग लगा दी, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग का सच अगर दुनिया के सामने आ जाता तो अमेरिका की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मकसद पूरा होने पर ब्लैक ऑफिसर आराम से हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल गया। उधर बॉब को सीधे FBI की कस्टडी में ले लिया गया। हालांकि निक की लगातार कोशिशों की वजह से उसे तुरंत दोषी नहीं ठहराया गया, बल्कि उसे गवाही देने का मौका दिया गया। सुनवाई के दौरान निक ने हाथ मिलाने के बहाने चुपके से बॉब को एक गोली पकड़ा दी। जज के सवालों पर बॉब ने झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। उसने मान लिया कि M200 स्नाइपर राइफल उसी की है। लेकिन तभी उसने अचानक बंदूक लोड की और सीधे ब्लैक ऑफिसर पर निशाना साध दिया। यह नजारा देखते ही काले आदमी का चेहरा डर से और काला पड़ गया। लेकिन ट्रिगर दबने के बाद भी गोली नहीं चली। दरअसल बॉब की आदत थी कि वह हर मिशन के बाद अपनी फायरिंग पिन निकाल देता था। ऊपर से देखने पर बंदूक बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन असल में उससे गोली चल ही नहीं सकती थी। इसी से साबित हो गया कि बॉब चर्च में हुई हत्या का दोषी नहीं है। सच सामने आते ही ब्लैक ऑफिसर ने खुद को इस मामले से अलग करने की कोशिश की। लेकिन तभी निक ने एक फाइल निकाली जिसमें ब्लैक ऑफिसर के अफ्रीका में किए गए सारे काले करतूत के सबूत मौजूद थे। पर इतने सबूतों के बावजूद भी इंटरनेशनल क्राइम अमेरिकी कानून के दायरे में नहीं आते थे, इसलिए चाहकर भी ऑफिसर उसे गिरफ्तार नहीं कर सका। उधर अदालत ने बॉब को पूरी तरह बेगुनाह घोषित कर दिया। लेकिन बाहर निकलने से पहले जज खुद बॉब के पास आया और बोला कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम उसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। जज का इशारा मिलते ही बॉब सब समझ गया कि अब उसे क्या करना है। उसी रात शहर से दूर एक आलीशान बंगले में ब्लैक ऑफिसर और ब्रुक अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। वे नशे में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका आखिरी समय शुरू हो चुका है। जैसे ही ब्लैक ऑफिसर सोफे से उठा तभी एक गोली उसके गले को चीरते हुए निकल गई। यह देखकर वहां मौजूद शेरिफ डर के मारे एक कोने में छिप गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन बॉब अब उसकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं था। बॉब को अपनी तरफ आता देखकर ब्रुक डर से कांप उठा। वह तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और बोला कि अगर बॉब उसे छोड़ दे तो वह उसे रातों रात करोड़पति बना सकता है। लेकिन बॉब वहां उसकी फालतू बातें सुनने नहीं आया था। अगले ही पल उसने ट्रिगर दबाया और एक गोली ने ब्रुक के सिर को खोलकर रख दिया। खामोशी छाते ही बॉब ने तुरंत गैस पाइपलाइन को तोड़ दिया। तभी अचानक तेज धमाके ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया और सारे सबूत पल भर में जलकर राख हो गए। इस तरह बॉब ने अपना बदला ले लिया और यहीं पर कहानी खत्म हो गई। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ऐसी ही और शानदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। ओके बाय।